अभी हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। देख रही हो थायराइड का मॉडल, ठीक है। अंडर फॉलोइंग हेडिंग इंट्रोडक्शन, पेक्युलैरिटी, लोकेशन, शेप, डायमेंशन, डेवलपमेंट, पार्ट्स, एक्सटेंशन, कैप्सूल, सरफेस बॉर्डर, वेरिएशन, आर्टेरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज congenital, goiter and tumor. Now coming to introduction. Thyroid gland is a endocrine butterfly-shaped endocrine gland that lies in front of the trachea in the lower part of neck. ठीक है। उसका peculiarity में क्या हो जाएगा कि ये highly vascular endocrine gland है, ठीक है। This endocrine gland, this is the only endocrine gland that we can feel superficial. It is the superficial, most superficial one out of all endocrine gland, and it is the largest endocrine gland. It depends upon the external environment for its raw material, that is iodine. Okay, तो ये सारे इसके peculiarity हो गई। लोकेशन तो बता ही चुके हैं, लोअर पार्ट ऑफ द नेक में रहता है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। जहां तक इसकी शेप की बात है, इट इज बटरफ्लाई शेप। अगर ईच लोब को देखें तो ये पिरामिडल शेप का है। डायमेंशन, इसका डायमेंशन है 2 इंटू 3 इंटू 5 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हो गया इसका ईच लोब का, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। हा? इसका चौड़ाई यहाँ इस तरह से चौड़ाई ट्रांसवर्सली ये 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर एंटेरो पोस्टीरियरली इसका हो गया 3 सेंटीमीटर और वर्टिकली हो गया 5 सेंटीमीटर, और इस थमस का हो गया 1.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ये बड़ा करके बनाए हैं, है ना। उसके बाद डायमेंशन के बाद आ जाता है डेवलपमेंट। ये पूरा जो थायराइड ग्लैंड है कहाँ से डेवलप हुआ है? इट इज डेवलप फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट। यहाँ से यहाँ तक जो ये लोहा का जो है ये थायरोग्लोसल डक्ट है, उसका ये डिस्टल एंड है जो डिफरेंशिएट होकर 2 लोब में बढ़ गया। ये पूरा ही पूरा ऐसा डक्ट था, हा? उसका डिस्टल पार्ट में ये पहले लोब में बटा, उसके बाद पूरा अपना शेप ले लिया, छोटा छोटा लोब में बटा, उसका पूरा शेप ले लिया। तो ये थायरोग्लोसल डक्ट कहाँ से आया है? ये देख रहे हैं हम लोग, टंग है, ये टंग है, इसका एंटीरियर 2/3 और ये पोस्टीरियर 1/3 है। यहाँ पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, तो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के बीच में यहाँ पे एक छेद है जिसका नाम है फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम से एक डक्ट निकल के नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। यही थायरोग्लोसल डक्ट जो होता है उसका डिस्टल पार्ट डिफरेंशिएट होकर थायराइड ग्लैंड बना देता है। तो इस सब का क्या होता है? ये फाइब्रोटिक चेंज, फाइब्रस स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको कहते हैं लिवेटर ग्लैंडुले थायराइडे, उसका नाम हो गया। और ये जो उसके जस्ट छोटा वाला पार्ट जो ये है, ये पिरामिडल लोब है। ये भी एक थायराइड ग्लैंड का पार्ट है जो 65% केस में होता है। जितना भी आदमी है उसमें से 65% में पिरामिडल लोब भी रहेगा, तो बहुतों में रहा। तो बस इसी में लिखना होगा डेवलप फ्रॉम द थायरोग्लोसल डिस्टल पार्ट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट व्हिच इज एन एक्सटेंशन फ्रॉम द फोरामेन सीकम सिचुएटेड इन बिटवीन द एंटीरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। वहां से डेवलप किया है। हम लोग क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद पार्ट्स। तो पार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं इट इज डिवाइडेड इनटू राइट लोब एंड लेफ्ट लोब एंड 1 पिरामिडल लोब। ये वाला पिरामिडल लोब हम बताएं अभी यहाँ पे, लेकिन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इस्थमस, दिस इज इस्थमस। पार्ट्स में क्या हो गया? राइट लोब, लेफ्ट लोब, सेंट्रली सिचुएटेड इस्थमस एंड 1 पिरामिडल लोब which is more towards on the left side, ठीक है, over the isthmus in 65% of the cases.
तो ये इसका पार्ट्स हो गया। एक्सटेंशन, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये लैरिंक्स है, तो लैरिंक्स का ये वाला क्या पार्ट है, थायराइड कार्टिलेज है। उसके बाद ये है क्रिक्वाइड कार्टिलेज, उसके बाद ये ट्रैकियल रिंग्स है, ये ट्रैकियल रिंग्स है। यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा दूर बनाया है, एकदम उससे चिपका हुआ रहता है थायराइड, ट्रैकिया से ऊपर चढ़ा रहता है, लेकिन हम मीडियली दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग करके बनाए हैं। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज अप टू द 5th और 6th ट्रैकियल रिंग। ये ट्रैकियल रिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, छठा तक वहां तक रहा, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज अप टू द 5th और 6th ट्रैकियल रिंग। ये एक्सटेंशन लिखना होगा कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं कैप्सूल। तो सारे ही ग्लैंड में हम लोग देख रहे हैं कि हाँ फॉल्स कैप्सूल होता है, उसके अंदर ट्रू कैप्सूल होता है। तो यहाँ पे देखो बनाए हैं, ये लाल रंग से जो बना है ये फॉल्स कैप्सूल है, और ब्लू कलर से ये थोड़ा बाहर निकाल दिए हैं ताकि दिखाई दे, तो ये ब्लू कलर से जो है ये ट्रू कैप्सूल है। फॉल्स कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्री-ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फासा। डीप सर्वाइकल फासा का 3 लेयर बताए थे ना, इन्वेस्टिंग लेयर, प्री-ट्रैकियल लेयर और प्री-वर्टिब्रल लेयर। तो ये प्री-ट्रैकियल लेयर से डिराइव्ड है, और ये थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रैकिया, और पीछे में ये ओसोफेगस है, ये सारा ही कुछ। और यहाँ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व यहाँ पे रन कर रहा है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये सारा ही एक फासा से घिरा होता है, प्री ट्रैकियल फासा से, जो कि फॉल्स कैप्सूल बना रहा है। इसीलिए हम लोग जब थूक घोटते हैं तो देखो थायराइड ग्लैंड भी ऊपर नीचे करता है, क्योंकि सारा ही एक कवरिंग से घिरा हुआ है, एक चादर सा ओढ़ा हुआ है। क्या क्या, तो ये पूछा जाता है रीजनिंग में, व्हाई थायराइड ग्लैंड मूव्स अप्स एंड डाउन विथ रेस्पिरेशन एज वेल एज विद द स्वॉलोइंग। क्योंकि ट्रैकिया, ओसोफेगस, थायराइड ग्लैंड सब एक कवरिंग से घिरा हुआ है, जिसको कहते हैं प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फासा। तो ये रेड कलर से मैंने बनाया है, ठीक है। ब्लू वाला जो हो गया, इट इज द पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमा। कोई भी ग्लैंड में होता है ना, पैरेन्काइमा होता है, स्ट्रोमा होता है। पैरेन्काइमा मेन वर्किंग कमिटी है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोमा। तो किनारे किनारे सूख के तुम्हारा पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ स्टोमा ये ट्रू कैप्सूल बना रहा है, और ये फॉल्स कैप्सूल हो गया। तो ये कैप्सूल के बारे में हम लोग जान गए। और एक बात और देखना, ये ब्लू कलर से वायर से जो निकाले हैं ये वेनस प्लेक्सस है, वेन है यहाँ पे, वेनस प्लेक्सस। तो ये ट्रू कैप्सूल के अंदर है। तो यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाता है, जो यही बता दे रहे हैं। तो जब भी थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन करना होता है तो फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के बीच में इंसिजन देते हैं, ताकि वेनस प्लेक्सस टैम्पर नहीं हो, नहीं तो फैटल हेमरेज हो जाएगा, एकदम डेथ हो जाएगा उसी समय। तो हमेशा लाइन ऑफ इंसिजन फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के बीच में दिया जाता है। वही प्रोस्टेट ग्लैंड का फिर पूछा जाता है रीजनिंग में। प्रोस्टेट ग्लैंड में वेनस प्लेक्सस भी वहां पे नहीं रहता है, तो इन दोनों के बीच में रहता है ट्रू फॉल्स कैप्सूल, तो उसमें लाइन ऑफ इंसिजन अंदर दिया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो जाता है, इसलिए ये बताना होता है। प्रोस्टेट में अलग है, थायराइड ग्लैंड में अलग है। थायराइड ग्लैंड में थायराइडेक्टोमी करेंगे, थायराइड कैंसर हो जाएगा, जो थायराइड काट के हटाएंगे तो ट्रू कैप्सूल को भी हटाया जाता है। देख रही हो ना, क्योंकि अगर अंदर इंसिजन देंगे तो वेनस प्लेक्सस टैम्पर हो जाएगा, तो यहाँ पे देते हैं। तो इसलिए नेमोनिक आ गया है, टी विल गो विथ टी। थायराइडेक्टोमी जब भी करेंगे तो ट्रू कैप्सूल को भी हटा देंगे, टी विल गो विथ टी, थायराइड ट्रू कैप्सूल भी हट जाएगा इसमें, ठीक है। तो कैप्सूल की बात हम लोग कर लिए। उसके बाद आ जाता है सरफेस ऑफ बॉर्डर। तो सरफेस बॉर्डर हम लोग देख पा रहे हैं, ईच लोब
right and left lobe has got in pink color, this one is the lateral surface, थोड़ा laterally face कर रहा है। तुम लोग के बुक में क्या लिखा हुआ है? बहुत किसी किसी रेयर में एंटीरियर भी लिख दिया है, लेकिन lateral surface which is shown in pink color। ये ग्रीन कलर से जो दिखाया मैंने, दिस इज पोस्टेरोलैटरल सरफेस, थोड़ा लैटरली भी है और पोस्टीरियरली भी है। पोस्टेरोलैटरल सरफेस, जिसमें यहाँ पे जो ये मखाना साट दिए हैं, दिस वन इज पाराथायरॉइड ग्लैंड, पोस्टेरोलैटरल सरफेस पे है। और ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, ब्लैक कलर से देख पा रहे हो, ब्लैक कलर से जो अंदर की तरफ है यहाँ पे ये, तो वो हो गया तुम्हारा मीडियल सरफेस, क्योंकि मीडियली है ना, लैटरली नहीं है, मीडियल सरफेस। तो क्या क्या सरफेस हो गया? लैटरल सरफेस, पोस्टेरोलैटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। इसमें क्या हो गया? स्टमक में एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। जहां तक बॉर्डर की बात है, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, बस यहां से यहां तक है एंटीरियर बॉर्डर। इन बिटवीन द लैटरल सरफेस एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक, लैटरल सरफेस ऑफ लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑल्सो, एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ पे भी एंटीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर in between the posterolateral surface and the medial surface, ये posterior, यहाँ पे ये posterior border, ठीक है, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया posterior border। तो दो बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर ईच लोब में, और स्टमक में हो गया सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। और लोब में जो बताया, राइट लोब, लोब और पिरामिडल लोब, लोब के जब बताए थे, है ना। तो सरफेस बॉर्डर की बात हो गई। अब आते हैं रिलेशन पे। थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन बहुत कॉमन है, थायराइड कैंसर हो जाता है तो ऑपरेशन बहुत कॉमन है, तो इसका रिलेशन जानना होता है कि सर्जरी करते समय कुछ कट नहीं जाए, तो आगे पीछे कौन खड़ा है सब जानना होता है, ठीक है। तो इसका ये एपेक्स है, एपेक्स है, बेस है, यहाँ पे लैटरल सरफेस हो गया, पोस्टेरोलैटरल सरफेस हो गया, ये मीडियल सरफेस हो गया, सबका रिलेशन जानना है। एपेक्स यहाँ पे ये देख रही हो थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, और यहाँ क्रिकोइड कार्टिलेज है। यहाँ से एक मसल चल के पीछे की तरफ आता है जिसका नाम है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, फेरिंक्स का मसल है। ओसोफेगस के ऊपर यहाँ पे फेरिंक्स हुआ ना, ठीक है ना, तो यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। और इस तरफ जा रहा होता है स्टर्नो, यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नोथायरॉइड, थायरॉइड यहाँ पे अटैचमेंट है, स्टर्नम से चल के थायरॉइड तक आ रहा है। एपेक्स इज सैंडविच बिटवीन टू मसल, दैट इज स्टर्नोथायरॉइड एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। एक इधर से निकला है और एक इधर गया है पीछे की तरफ, यहाँ से निकल के दो फ्लैप है। अगर एक पेज ले लोगी बीच वाला, तो ये हम बीच वाला का यहाँ पे सेंटर रख दोगी और एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो एपेक्स इज सैंडविच बिटवीन टू मसल, दैट इज मीडियली इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और लैटरली स्टर्नोथायरॉइड, थायरॉइड कार्टिलेज के पास आना है ना, स्टर्नम से स्टर्नोथायरॉइड। अब आ जाते हैं लैटरल सरफेस पे। तो यहाँ पे सब स्ट्रैप मसल्स है सिर्फ। अभी तो एक मसल की बात की है हम लोग, स्टर्नोथायरॉइड, है ना, स्टर्नम से थायरॉइड कार्टिलेज के पास आ रहा है। तो स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, 4S मसल। और सारा ही मसल जो है ना स्ट्रैप की तरह है ना, स्ट्रैप की तरह है, मैंने फीता की तरह है देखने में। 4S मसल है। स्टर्नम से थायरॉइड कार्टिलेज के पास आ रहा है स्टर्नोथायरॉइड। यहाँ पे हायोड बोन रहता है,
स्टर्नोहायोड हो गया। फिर स्टर्नम क्लेविकल, यहाँ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड यहाँ से गया, ठीक है। और एक क्या बोले, सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोड, वो हायोड के पास जा रहा है ना। इंफीरियर बेली फिर स्कैपुला की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से सुपीरियर बेली 4S मसल हो गया, ठीक है ना। और पीछे में क्या देख रहे हैं, पोस्टेरोलैटरल सरफेस का क्या रिलेशन है, तो ये देख रहे हैं, देखो कैरोटिड शीथ है, यहाँ पे जो सेलोटेप से राउंड राउंड कर दिए हैं, ये कैरोटिड शीथ है, कैरोटिड शीथ। उसके अंदर कौन रहता है, लैटरली रहता है इंटरनल जुगुलर वेन, मीडियली रहता है, नीचे में हो गया तुम्हारा कॉमन कैरोटिड, और उसी के कंटिन्यूएशन में फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक ना। तो पोस्टेरोलैटरल सरफेस के रिलेशन में क्या लिखेंगे, कैरोटिड शीथ containing internal jugular vein laterally and below there is common carotid and then internal carotid artery. In between these two, this one is vagus nerve. ये येलो से जो दिखाए हैं, this is vagus nerve. तो ये सारा चीज कैरोटिड शीथ के अंदर रहता है। और इसी कैरोटिड शीथ में ये तो अंदर में है ना वैगस नर्व, यहाँ बाहर में रहता है एक नर्व का लूप रहता है सर्वाइकल प्लेक्सस का, एंसा सर्वाइकलिस, और पीछे में रहता है सिंपैथेटिक ट्रंक। तो इतना बोलना होता है पोस्टेरोलैटरल सरफेस के रिलेशन में। कैरोटिड शीथ कंटेनिंग इंटरनल जुगुलर वेन लैटरली, कॉमन कैरोटिड, देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मीडियली, वैगस नर्व इन बिटवीन दिस टू। In front of the carotid sheath there is ansa cervicalis and posteriorly there is sympathetic trunk attached to the carotid sheath from external aspect, from anteriorly and posteriorly, ठीक है ना। और क्या हम लोग देख रहे हैं, मीडियल सरफेस, ये मीडियल सरफेस है ना, इसके रिलेशन में क्या है, मीडियल सरफेस के रिलेशन में तो देख रहे हैं दो ट्यूब है, एक तो तुम्हारा ट्रैकिया हो गया, एक ओएसोफेगस हो गया। दो कार्टिलेज है, थायरॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, दो नर्व है, दोनों सुपीरियर में सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, नीचे में इंफीरियर लैरिंजियल नर्व, लैरिंज के पास जा रहा है ना, इसलिए इसका नाम सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, इंफीरियर लैरिंजियल नर्व। दोनों ही वैगस नर्व का ब्रांच है। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व यहाँ आके बट गया है एक्सटर्नल और इंटरनल लैरिंजियल नर्व में, तो ये तो अंदर चला गया ना, बाहर में तो यही रह गया। तो मीडियल रिलेशन में एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, और यहाँ इंफीरियर लैरिंजियल नर्व नीचे जाके और फिर ऊपर गया है, रिकरेंट कोर्स किया है, बैकवर्ड कोर्स, तो उसको कहते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इंफीरियर लैरिंजियल नर्व का ही दूसरा नाम है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। तो ये दोनों ही उसके मीडियल रिलेशन में है, थायरॉइड ग्लैंड के मीडियल रिलेशन में। जब अंदर की तरफ उसको इंसिजन देंगे तो इसका ध्यान देना होगा कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व नहीं कट जाए, ठीक है। और बेस, बेस में किसका रिलेशन है, यहाँ पे देख रहे हैं ये इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी है। इसका एक नेमोनिक भी बता देंगे रिलेशन का, है इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी है बेस में। और यहाँ पे देख रही हो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, मीडियल रिलेशन में तो है ही और नीचे तक भी आया है ना, तो बेस के भी रिलेशन में है। इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड राइट माने रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, दोनों ही तरफ होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि थायरॉइड ग्लैंड, एक लड़का है जिसका नाम है टुग्गू, टीजी थायरॉइड ग्लैंड टुग्गू, वो उसको माने स्ट्रैप स्ट्रैप वाला शर्ट नहीं होता है, लाइन धारी धारी, वो पहनना बहुत अच्छा पसंद आता है, तो स्ट्रैप कलर का स्ट्रैप वाला शर्ट पहनता है हमेशा। तो लैटरल, वो तो शर्ट बाहर की तरफ रहता है ना, तो लैटरल एस्पेक्ट में स्ट्रैप है, तो स्ट्रैप मसल्स जो जितना 4 मसल बताए हैं, स्टर्नोहायोड, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोड, चारों स्ट्रैप मसल है, फीता की तरह दिखता है। तो स्ट्रैप मसल टुग्गू को पहनना पसंद है।
ठीक है, उसके एपेक्स पे माने उसके माथे पे साई का हाथ है, आशीर्वाद प्राप्त है साई भगवान का। तो SI स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नम से थायरॉइड कार्टिलेज और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, उसके बीच में सैंडविच था ना एपेक्स, तो साई का आशीर्वाद उसको प्राप्त है ना। और पोस्टीरियरली तो कैविटी से दिख ही रहा है पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट में, और उसका बेस जो है ना बहुत स्ट्रांग है, एकदम राइट है उसका बेस। तो R हो गया तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, IT हो गया इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, माने उसको सही पालन पोषण हुआ है, उसका बेस एकदम राइट है। और मीडियली में मुस्कुराहट, हमेशा मुस्कुराता रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, मुस्कुराता रहता है। तो दो मसल भी है, MUS से हो गया मुस्कुराहट में, MUS मसल यहाँ पे रहता है। अभी बताएं कि इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर बताया है ना कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर है, और क्रिकोथायरॉइड, क्रिक्वाइड से थायरॉइड कार्टिलेज के पास यहाँ एक मसल होता है। तो दो मसल हो गया, मुस से मसल, C से हो गया कार्टिलेज मुस्कुराहट, CAR मुस्कुराहट, तो CAR से हो गया कार्टिलेज जो कि थायरॉइड कार्टिलेज एंड क्रिक्वाइड कार्टिलेज है ना। H और T से हो गया ट्यूब जो कि ट्रैकिया हो गया, ओएसोफेगस हो गया। H का थोड़ा सा डंडी काट दो तो N बन जाता है ना, छोटा वाला H जो होता है, तो N से हो गया नर्व, तो नर्व में हो गया एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। इस तरह से याद रख सकती हो। तो स्ट्रैप वाला शर्ट पहनना पसंद है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, वरना अंदर से वो एकदम खुश रहता है, मीडियली है वो, मीडियली मुस्कुराहट है, और लैटरली तुम्हारा स्ट्रैप मसल है, ऊपर में साई का आशीर्वाद प्राप्त है, और हमेशा राइट काम करता है, तो राइट है, बेस उसका राइट है। तो ये हो गया रिलेशन। अब आ जाते हैं आर्टेरियल सप्लाई में। इसका हाईली वैस्कुलर बताए हैं तो आर्टेरियल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख रहे हैं कि सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, थायरॉइड ग्लैंड है, याद करने का, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, और सिर्फ 3% केस में रहता है थायरॉइड ईमा आर्टरी, 3%, वो भी तो नहीं कटना चाहिए, वो भी हैमरेज हो जाएगा, तो वो भी जानना है थोड़ा सा। तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये बताया ना, ये कॉमन कैरोटिड है, उसके बाद ये इंटरनल कैरोटिड हो गया, ये कॉमन कैरोटिड है, और उसके बाद इंटरनल कैरोटिड हो गया। इंटरनल यहाँ पे एट द अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज, कॉमन कैरोटिड बाइफर्केट इनटू इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, उसमें वहां में बढ़ जाता है, अपर लेवल ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज बताए थे पहले, है ना। तो यहाँ पे देख रही हो कि बढ़ गया है, ये तुम्हारा हो गया एक्सटर्नल कैरोटिड, और ये हो गया इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड का ही पहला ब्रांच है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, देख रही हो ये आ रहा है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना उसमें। अब सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच में बढ़ गया, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको दिखाओगे तो दिखाओ, है ना, ये हो गया, इट इज द फर्स्ट सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। थायरॉइड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इट डिवाइड इनटू एंटीरियर ब्रांच एंड द पोस्टीरियर ब्रांच, ये दिखाई दे रहा है ना, एंटीरियर ब्रांच एंड द पोस्टीरियर ब्रांच। एंटीरियर ब्रांच runs over the anterior border of the thyroid gland and then superior border of the isthmus। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, ये रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे रन कर रहा है। और पोस्टीरियर वाला जो है ये तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर पे रन कर रहा है, दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी के पास। इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी ये तुम्हारा ये बनाए हैं सबक्लेवियन आर्टरी, ये है सबक्लेवियन आर्टरी, और ये तुम्हारा कॉमन कैरोटिड ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलता है ना। तो ये सबक्लेवियन का एक ब्रांच होता है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, नाम में ही है थायरो, तो उससे इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी तो एक निकलेगा ही। थायरो सर्वाइकल ट्रंक उसका 4 ब्रांचेस होता है, तो उसमें एक ब्रांच है इंफीरियर थायरॉइड, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया
तुम्हारा इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर था ना, इसमें सुपीरियर और इंफीरियर में बढ़ गया है। ये वाला पीछे वाला इंफीरियर है और ये सुपीरियर है, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है। हाँ ठीक है, तो ये सुपीरियर और ये इंफीरियर ब्रांच में बढ़ गया है। सुपीरियर वाला आगे आ गया, इंफीरियर वाला पीछे चला गया है। सुपीरियर and it anastomose with the posterior branch of the superior thyroid artery. एंटीरियर पोस्टीरियर में बटा था ना, तो पोस्टीरियर वाले से जाके मिल गया है। यहाँ पे अनास्टोमोसिस होता है, काटते समय ध्यान देना होता है। थायराइड ग्लैंड को जब रिसेट करेंगे तो ध्यान देना होता है कि वहाँ पे दो आर्टरी मिल रहा है, अगर कट जाएगा तो दोनों में से हेमरेज होने लग जाएगा। तो सब चीज़ जानना होता है कि कहाँ पे अनास्टोमोस कर रहा है, ठीक है ना। ये एंटीरियर पोस्टीरियर में बटा है, ये सुपीरियर इंफीरियर में बटा है। सुपीरियर वाला एंटीरियरली आ गया है, इंफीरियर वाला पोस्टीरियरली। यहाँ सुपीरियर में थायराइड वेन, फिर मिडिल थायराइड वेन, फिर वेन ऑफ कोचर। तीन वेन है यहाँ पे लाइन से, सब इंटरनल जुगुलर वेन में खुल रहा है। सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन, वेन ऑफ कोचर, KOCHER, डॉक्टर कोचर डिस्कवर किए थे। हा? और यहाँ पे हो गया इंफीरियर थायराइड वेन, जो कि लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन में खुलता है। तो ये हो गया तुम्हारा वेनस ड्रेनेज। अब आ जाते हैं लिम्फेटिक। कर रहा है सुपीरियर थायराइड, लोअर टू थर्ड को सप्लाई कर रहा है इंफीरियर थायराइड। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी देख रही हो ना कि इसका ज्यादा ये कैलिबर है, ये ज्यादा इसको सप्लाई करना है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की जहां तक बात हो रही है, ऊपर वाला प्री लैरेंजियल लिम्फ नोड में जाता है और नीचे वाला प्री ट्रैकियल। ऊपर में लैरिंग्स होता है, वही कंटिन्यू होकर ट्रैकिया बनता है ना, तो ऊपर वाला प्री लैरेंजियल में बच जा रहा है, प्री लैरेंजियल लिम्फ नोड, और नीचे वाला प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड, ठीक है। फिर प्री लैरेंजियल ना अपर डीप सर्वाइकल, और प्री ट्रैकियल वाला लोअर डीप सर्वाइकल। वाला ब्लड से फैलता है, अब पैपिलरी वाला जो होता है लिम्फेटिक से फैलता है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी जानना होता है, ठीक है। तो अपर हाफ ऑफ द स्टमक एंड अपर हाफ ऑफ द बोथ लोब, ये वाला हो गया प्री लैरेंजियल लिम्फ नोड, और लोअर हाफ ऑफ द स्टमक एंड लोअर हाफ ऑफ द, इसमें हाफ हाफ है, लोअर हाफ ऑफ द लोब इट इज
drain into the lymphatics drain into the pretracheal lymph node. Then prelaryngeal going to upper deep cervical and pretracheal going to lower deep cervical lymph node. ठीक है, अब आ जाते हैं नहीं होता है जैसा कि हम लोग पायोटिक ग्लैंड में देखें कि ऐसे नर्व सप्लाई हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक जो वाटरी सिक्रीशन हो रहा है, सिम्पैथेटिक होता है तो विसिल सिक्रीशन, इसका नर्व सप्लाई से इसका सिक्रीशन से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ है? हार्मोनल। सब लोग जान रहे हैं कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, और उसके बाद वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। अब वो आता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ब्लड के थ्रू, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम में ही है, तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तब हिस्टोलॉजी इसका इम्पोर्टेंट है, बाद में पढ़ा देंगे हिस्टोलॉजी, है ना। ये जो छोटा छोटा बीच में बताया, ये बीच में डाले हैं, ये आटा यहाँ इसके अंदर भरे हैं, ये स्ट्रोमा बनाए हैं, और ये बीच में ये फॉलिकल है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से वो नर्व सप्लाई जो हार्मोन आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो किसको स्टिमुलेट करेगा? तो ये थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। ये फॉलिकल है, अंदर में पूरा फॉलिकल भरा रहता है ना। तो ये थायराइड फॉलिकल बनाए हैं, बीच में यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन है जो ग्रीन कलर से है, और उसके किनारे किनारे फॉलिकुलर सेल रहता है, ठीक है। तो और नर्व सप्लाई में तो फिर लिखना ही होगा, वो तो हार्मोन की बात हो गई ना कि उससे सिक्रीशन हो रहा है। तो नर्व सप्लाई में रिकरेंट लैरेंजियल नर्व उसका पारासिम्पैथेटिक इनर्वेशन लाता है, और सिंपैथेटिक वाला यहाँ पे पीछे में बताया ना सिंपैथेटिक ट्रंक रहता है, तो उसमें मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन से उसका सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है। तो फिर बोलो कि सबका काम क्या रह गया जब ये सिक्रीट ही नहीं कर रहा है? तो पेन, स्ट्रेचिंग, नेक्रोसिस, ये सबका जो पेन होता है वो ट्रैवल होता है उससे, ठीक है। अब हो जाता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में तुम्हारा कंजेनाइटल होता है, ग्वाइटर होता है, ट्यूमर होता है। तो कंजेनाइटल बाय बर्थ है, उसको थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो क्या क्या हो सकता है? अनडिसेंडेड थायराइड ग्लैंड देख रही हो कि यहाँ पे टंग से चला है, टंग के, और उसके बाद नीचे आके डेवलप किया है, तो यहाँ पे टंग के पास ही रह गया थायराइड ग्लैंड, यहीं पे डेवलप कर गया थायराइड ग्लैंड। उसको कहते हैं लिंगुअल थायराइड ग्लैंड, जो कि बहुत कॉमन है। टंग का देखते रहोगी, उसके बाद देखोगे टंग पे ही माने ग्लैंड है, अरे ये क्या है? सोचोगे ट्यूमर हो गया, नहीं, थायराइड ग्लैंड है, लिंगुअल थायराइड ग्लैंड। उसके जस्ट नीचे रहता है सबलिंगुअल, फिर यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, अब यहाँ पे आके थायराइड ग्लैंड बना दिया यहाँ पे, तो प्री थायराइड थायराइड ग्लैंड, प्री थायराइड थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज के सामने में है, प्री थायराइड एंड प्री हायोड, यहाँ पे हायोड बोन भी रहता है ना, प्री हायोड थायराइड ग्लैंड। यहाँ नीचे चलते चलते यही रुक गया, यहीं पे बना दिया थायराइड ग्लैंड, यहाँ नीचे नीचे चलते चलते यही रुक गया, यहीं पे थायराइड ग्लैंड बना दिया। तो इसको कहते हैं अनडिसेंडेड, डिसेंड ही नहीं किया, वहीं पे थायराइड ग्लैंड बना दिया, तो इसको कह दिया अनडिसेंडेड। अब हो गया स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी आता है। तो जैसे ये सब बाय बर्थ वाला है, कंजेनाइटल का ही बात कर रहे हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड है, ये पहले डक्ट रहता है ना, उसके बाद फाइब्रोटिक नाम है, तो यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है। ये डक्ट है ना, यहाँ फाइब्रोटिक चेंज हो गया, यहाँ फाइब्रोटिक चेंज हो गया, और यहाँ पे ऐसे ही पेटेंट रह गया, उसमें फ्लूइड भर गया, तो उसका नाम होता है थायरोग्लोसल सिस्ट। उसका भी केस बहुत कॉमन है, थायरोग्लोसल सिस्ट। अब है कि वो सिस्ट है और एक तरफ खुला हुआ है, यहाँ पे डक्ट रह गया, यहाँ पे सिस्ट है? तो उसको कहते हैं थायरोग्लोसल साइनस।
अब है कि यहाँ सिस्ट है और दोनों ही तरफ डक्ट रह गया, फाइब्रोटिक चेंजेस नहीं हुआ, तो थायरोग्लोसल फिस्टुला दोनों तरफ फ्री ओपनिंग। तो उसको कहते हैं थायरोग्लोसल सिस्ट। तो ये सब कंजनाइटल एनोमली में आता है, छोटा बच्चा में देखोगे। एक होता है कि एबेरेंट थायराइड ग्लैंड यहाँ वहां चला जाता है, कहाँ माने कि रिप्रोडक्टिव फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया है, वहां पे थायराइड ग्लैंड मिल जाएगा, मेडिएस्टिनम में मिल जाएगा, एक्जिला में वहां पे थायराइड ग्लैंड दिखाई देगा। तो वो एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड अपना नॉर्मल प्लेस छोड़ के इधर उधर जाके ग्रो कर गया है, ठीक है, तो एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड उसको कहते हैं। अब आ जाते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है कि नॉर्मली ही माने थायराइड ग्लैंड बढ़ गया हो। तो थायराइड ग्लैंड नॉर्मली कैसे बढ़ेगा? प्यूबर्टल एज में, उस समय बहुत डिमांड हो जाता है, ब्लड पूरा सेल्स को बहुत ग्रोथ करना होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 T4 चाहिए होता है, तो उसमें बहुत जोर पड़ता है, वो तो वो बड़ा हो जाता है फिजियोलॉजिकली प्यूबर्टल एज में और प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये दोनों ही न्यूट्रिशनल वाला है, तो उसमें डिमांड बढ़ जाता है। एक होता है हार्मोनल, तो उसमें होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों ही में थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। तो उसमें हार्मोनल चेक करते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और TSH कम रहेगा, हाइपो है तो T3 T4 कम रहेगा और TSH बढ़ा हुआ रहेगा। और आ जाते हैं आप ट्यूमर में, तो बताएंगे फेसबुक पैपिलरी कार्सिनोमा होता है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है और एक मेन सिंड्रोम होता है। तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा फेसबुक, तो वो ब्लड से उसका डिसेमिनेशन होता है, और पैपिलरी वाला का लिम्फेटिक से होता है, यही मेन बात जानना होता है। और मेन सिंड्रोम होता है, उसमें बहुत सारा चीज हो जाता है, पैनक्रियास का भी ट्यूमर रहता है, पिट्यूटरी का भी रहता है, थायराइड ग्लैंड का भी, बहुत सारा एंडोक्राइन ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है, तो उसको मेन सिंड्रोम कहते हैं। उसमें मेन 1 है, मेन 2 है ना, इस तरह से। तो उतना तुम लोग को याद नहीं करना होगा, मेन 1 मेन 2 2A 2B इस तरह से। पिट्यूटरी का होता है, एडनल का भी हो जाएगा, मार्फेनॉइड हैबिटस, ये सब चीज हो जाता है, तो उसको मेन सिंड्रोम कहते हैं।